नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो पढ़ा है अपने +2 में। दिस इज अ क्लोजर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फर्म बंद हुई है where all the assets are sold and the liabilities are paid off। ठीक है, ऐसे ही होता है, एक फर्म बंद हुई है तो उसके जो भी एसेट्स हैं, तो जिसके भी एसेट्स हैं उनको बेच के पैसे रियलाइज कर लेते हैं, और वो लायबिलिटी से भी नहीं बच के भाग सकते हैं। कायदे से बात करें, लीगली हम बात करें, तो उनको अपनी लायबिलिटीज भी पे ऑफ कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म को हमने क्लोज कर दिया है और उसमें जो भी एसेट्स थे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है या बेच दिया गया है, और उनकी जो भी लायबिलिटीज थी उनको हमें सेटल ऑफ करना होगा। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप लोग ट्राई करना एक बार इसका आंसर देने के लिए। क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, उन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। बी कहता मैं छोड़ के जा रहा हूं जी, ए ने सी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, या ए बी ने मिलकर सी को ज्वाइन करवा लिया है। ठीक है, या उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, पार्टनरशिप की जगह उसको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसी चीज को हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बोल देते हैं कि जो भी गिवन पार्टनर्स हैं उनकी आपस में जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, फर्म की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी फर्म को हम वाइंड अप यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो अकाउंटिंग में आपको पूछा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगा। नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप के फर्स्ट पार्ट्स में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वहां पर हम कवर कर लेते थे। ठीक है, चले तो यहां पर हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। और ये जो मैंने डिफरेंस आपसे पूछा है, कई बार इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पॉइंट्स वहां पर एक्सप्लेन करके दिखाने होंगे। चलिए, किसी को याद हो अगर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म करते थे क्या क्या लेजेस बनते थे? सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम बनाते थे दैट वाज द रियलाइजेशन अकाउंट। श्रुति कुछ याद है रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती थी? डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सारे एसेट्स। ठीक है जी, ठीक है, तो ये सारे एसेट्स, उसको सन्ड्री एसेट्स लिख देता हूं। कोई एसेट जो यहां नहीं आता, क्या सारे आएंगे? फॉर कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है सारे एसेट्स आपने डेबिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देने हैं। सिर्फ एक कैश या बैंक अकाउंट अगर आपको दिया गया है उसको आपने यहां पर ब्रॉट डाउन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनका अलग से कैश या बैंक अकाउंट बना के दिखा दिया जाता है, तो इसका जो भी बैलेंस होगा उस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एक किस वैल्यूज पे शो कर किए जाते हैं? बुक वैल्यूज पे। ठीक है, एट बुक वैल्यूज, या इसको आप इजी रखने के लिए बोल सकते हैं बैलेंस शीट वैल्यूज। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट आपको दी गई है बिफोर द डिसोल्यूशन, उस बैलेंस शीट वैल्यूज के ऊपर ये सारे एसेट्स आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे क्लोज करके दिखा देने। ठीक है, क्रेडिट साइड पे क्या चीज आती है? कौन सी लायबिलिटीज? सारी आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे हम, आउटसाइड लायबिलिटीज बोल देंगे। ऐसी लायबिलिटीज जो मैंने आउटसाइडर्स को पे करनी है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो है, या लोन्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना आउटसाइड लायबिलिटीज में ये भी किस वैल्यूज पे आती है? बैलेंस शीट वैल्यूज पे। ठीक है, इसमें भी आपने बैलेंस शीट वैल्यूज उठानी है, इसमें भी रियलाइजेबल वैल्यूज आपने इंक्लूड नहीं करनी है यहाँ। ठीक है जी एचएस, और बताइए, चलिए क्रेडिट साइड पहले कंप्लीट करते हैं। क्रेडिट साइड पे और क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एसेट सोल्ड, तो एसेट सोल्ड बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें हमने क्या डालना है? ऑल दी एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, जो एसेट्स हमने बेचे हैं, रियलाइज्ड है, इसको इजी रखने के लिए आप सोल्ड बोल सकते हैं। जो भी एसेट्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर या आफ्टर दिस डिसोल्यूशन बेच दिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर बैलेंस शीट वाले एसेट्स मैंने क्लोज किए थे, उसमें से जितने मैंने बात मार्केट में कैश या बैंक फॉर्म में बेच दिए हैं, वो सारे एसेट्स यहाँ पर आपने इंक्लूड करके दिखा देने। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है
इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसका क्या मतलब है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या मतलब है? जो बैलेंस शीट में नहीं भी थे, ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपको जितने एसेट्स गिवन थे उसके अलावा बेचने के टाइम पे पता लगा यार एक एसेट तो ये भी पड़ा था, ये बैलेंस शीट में तो कोई था नहीं, पर अब बेच देते हैं। तो यहां पर चाहे वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था या नहीं था, अगर बेचा गया है तो कैश अकाउंट में तो आपने इंक्लूड करके दिखा देना है। ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस लिए? फॉर एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर तो बेचा है तो कैश या बैंक में डाल देंगे। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया है तो उसकी एंट्री कैश या बैंक में नहीं डालेंगे, उसकी एंट्री उसकी कैपिटल अकाउंट में वहां पर ट्रांसफर करके दिखा दी जाएगी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ आती है? और बताइए डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं? टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑल दी लायबिलिटीज पेड। ठीक है, जितनी आपने लायबिलिटीज पे की थी वो आ जाएंगी कैश या बैंक अकाउंट में। और क्या कुछ आता है कैश या बैंक अकाउंट में? और इसमें भी एक चीज ध्यान रख लेना, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, सेम जैसे एसेट्स की हमने बात की थी, अगर कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही थी पर डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको पे ऑफ करनी पड़ी है, तो आप उसको पेमेंट जो भी आपने की है उसकी एंट्री यहाँ पर टू कैश या टू बैंक में इंक्लूड करके दिखा देंगे। और क्या चीज आती है टू कैश या बैंक में? और क्या आ सकते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कैश या बैंक से पे किए हैं तो वो यहां पर आप इंक्लूड करके दिखा देंगे। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस चीज से? फॉर एनी लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। लायबिलिटीज आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से किसी एक लायबिलिटी की पेमेंट की है या अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो हम यहां पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। और कुछ आता है इसमें? हाँ जी, और कुछ आता है श्रुति इसमें? ठीक है, जनरली यही सारी चीजें हैं, कुछ होगा अगर एक्स्ट्रा पार्ट वो देखेंगे क्वेश्चन में। तो जनरली ये सारी चीजें हैं, बैलेंस शीट को क्लोज करना है। ठीक है, बैलेंस शीट को क्लोज करने का मतलब एसेट एक्सक्लूडिंग कैश इन बैंक वो यहां पर क्लोज करने हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज अदर देन कैपिटल वो आपने यहां पर क्लोज कर देनी है। लायबिलिटीज को पे कर दिया जाएगा, एसेट्स को बेच दिया जाएगा। या तो लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी या पार्टनर पे करेगा, सेम ऐसे ही एसेट्स या तो बिकेंगे या पार्टनर टेक ओवर करके ले जाएगा। ठीक है, जनरली बेसिक यही सारी चीजें होती हैं आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। बाय साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको लॉस लिख के बैलेंस कर दिया जाएगा। टू साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको प्रॉफिट लिख के बैलेंस करके दिखा दिया जाएगा। और ये जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो कौन शेयर करेगा? पार्टनर्स शेयर करेंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या लेके चलते हैं? इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आपने कैलकुलेट किया है दिस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो कैपिटल के डेबिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। रिजर्व आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैं चलो लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट करके पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट करके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। यहाँ पर बाय साइड पे एक चीज आप और लिख लीजिए, बाय रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। ठीक है, आप ये लिख लीजिए बाय साइड पे, बाय रिजर्व अगेंस्ट दी एसेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होते हैं, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन या रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, या और जैसे आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट है उसके ऊपर एक रिजर्व बनाया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है। तो ऐसे सारे रिजर्व जो किसी एक एसेट के अगेंस्ट आपने बनाए हैं
वो सारे भी यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देने। ठीक है, मैंने रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स लिखा है, नॉर्मल रिजर्व्स नहीं। जो नॉर्मल रिजर्व्स हैं वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, पीएनएल अकाउंट जो आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, या कोई जनरल रिजर्व गिवन है, या नॉर्मल रिजर्व्स के नाम से गिवन है, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ठीक है जी, चलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, एक बार के लिए लिख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन। क्या सिखाया गया था इसके बारे में? मेरे ख्याल से प्लस 2 में आपको बताया गया था कि अगर किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना उसका। ऐसे ही करवाया था या कुछ और बताया गया था? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लैंड बिल्डिंग गिवन है 1 लाख रुपए, और उसको ना ही बेचा है ना ही टेक ओवर किया, तो हम क्या करते थे प्लस 2 में? कुछ भी नहीं करते थे, छोड़ देते थे। ठीक है, प्लस 2 में ये इजी रखने के लिए सिखाया जाता है कि जितने एसेट्स यहाँ पर बैलेंस शीट में सारे यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर दीजिए, जितने बिके या टेक ओवर किए उसकी एंट्री डाल दीजिए। अगर कोई एसेट यहाँ ब्रॉट डाउन हुआ था, या तो वो बिका नहीं है या टेक ओवर नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देते थे। ठीक है, ऑन दी अजम्पशन कि वो नहीं बिका होगा, ना ही वो टेकन ओवर होगा। ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं करना। वो कहता है इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन, इट विल बी रियलाइज्ड एट इट्स बैलेंस शीट वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां पर आपको लैंड बिल्डिंग गिवन है 1 लाख, और उसकी ना ही रियलाइजेशन के बारे में कुछ बताया, ना ही वो टेक ओवर हुआ है किसी पार्टनर के लिए, तो हम 1 लाख में ही इसको यहाँ पर बाय कैश में एंट्री को इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है, तो जो भी एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कैश या एनी पार्टनर हु टेक्स ओवर द गिवन एसेट, तो उसको हम बैलेंस शीट वैल्यू के ऊपर ही बाय कैश में रियलाइज करके दिखा देंगे। एक्सेप्ट फॉर, अब कौन से एसेट्स हैं जो नहीं आपने रियलाइज करने, अगर उनके रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है? गुडविल, ठीक है, गिवन होगा तो ही रियलाइज करना है। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, पेटेंट्स, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स नॉट रिटन ऑफ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो सकता है, ये सारे आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो इनकी रियलाइजेबल वैल्यूज होंगी तो वेरी गुड, वो डाल देंगे। नहीं होंगी तो इनको ऑन दिस अजम्पशन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इनको सेम वैल्यू पे बेच देना है, इनको नहीं बेचना, इनको हम इग्नोर कर दें। श्रुति समझ आती है ये वाला पॉइंट आपको? ठीक है, सेकेंड पॉइंट सेम ऐसे ही, इफ द पेमेंट वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी इज नॉट गिवन, ये तुमने प्लस 2 में भी किया था कि अगर कोई लायबिलिटी की पेमेंट वैल्यू नहीं है, उसको सेम वैल्यू पे पे ऑफ करके दिखा दिया जाए। ठीक है, देन दीज विल बी पेड एट देयर बैलेंस शीट वैल्यूज। ठीक है, तो प्लस 2 में इसका कंसेप्ट तो ऐसे ही था, अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट वैल्यू नहीं गिवन, तो इसको हम एज इट इज सेम वैल्यू पे पे ऑफ करके दिखा देंगे। एक्सेप्ट फॉर रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है, इनको नहीं आपने पे ऑफ करना है, ये जनरली यहीं पर आके खत्म हो जाते हैं, ब्रॉट डाउन होके खत्म हो जाएंगे, इनको आपने पे ऑफ नहीं करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। ठीक है जी, एच इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो मैंने यहीं पर लिख दिया है। ठीक है, अगर अलग से पॉइंट में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने यहीं पर इंक्लूड करके दिखा दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, द रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। ठीक है, लिखिए द रिजर्व्स और प्रॉफिट्स गिवन इन द बैलेंस शीट will be transferred
directly to the capital accounts in the profit sharing ratio. ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट या रिजर्व्स जो लायबिलिटी साइड पे गिवन है उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कोई लॉस गिवन है ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट उसको हम डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, ये समझ आती है? हाँ जी श्रुति कुछ बोल रहे थे आप? ओके ठीक है, एक चौथा पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक है, क्लास पॉइंट और लिख लीजिए, लोन फ्रॉम और टू दी पार्टनर्स, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनर्स लोन गिवन इन द बैलेंस शीट, क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं या नहीं आते? कहां पर आते हैं? कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, लिख लीजिए पार्टनर्स लोन गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डायरेक्टली टेकन टू द बैंक अकाउंट। ठीक है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालने हैं, चाहे वो एसेट साइड पे गिवन है चाहे वो लायबिलिटी साइड पे गिवन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, पार्टनर्स लोन गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू दी कैश या बैंक अकाउंट, वो उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट सबको समझ आता है? चलो, तो पहला छोटा सा अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट हमें बना के वहां पर दिखाना होगा। सेकंड जो अकाउंट हमें बनाना होता है दैट इज द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स आपने बनाने हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब होगा? जब लायबिलिटी साइड पे आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए होंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कब होगा? जब एसेट साइड पे आपको ये बैलेंसेस दिए गए होंगे। ठीक है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करके आपने इसको दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद बाय रिजर्व्स या पीएनएल अकाउंट, जो बैलेंस शीट में गिवन था जिसको हमने डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमने यहाँ पॉइंट नंबर 3 में लिखा था। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो भी आपको रिजर्व्स या पीएनएल का बैलेंस दिया गया है तो वहां से डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और कैपिटल में क्रेडिट करके दिखा देंगे। ठीक है जी, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, यहां से जो भी इन्होंने लायबिलिटीज पे ऑफ की हैं उसकी एंट्री यहां पर क्रॉस ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, बाय साइड पे इनकी कैपिटल लिखी थी, जो एसेट्स टेक ओवर किए थे तो उसकी क्रॉस एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर वो आ जाएगा। और क्या चीज आती है? ठीक है, करंट अकाउंट्स अगर गिवन हो तो वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं बाय करंट अकाउंट्स, इसी में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अब तो फर्म खत्म हो रही है। तो अगर करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो यहीं पर आप इसको ट्रांसफर कर देंगे टू करंट अकाउंट। अगर आपको करंट अकाउंट एसेट साइड पे दिया गया है तो डेबिट साइड पे उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा अगर ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था तो बाय साइड पे चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, कैसे डिवाइड होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सेम ऐसे, अगर लॉस होगा यहां पर क्रेडिट हुआ है तो इसमें डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जनरली कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें हैं जो आपने इंक्लूड करके दिखा देनी है। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? कैश या बैंक, जैसे अभी हमने जॉइंट वेंचर किया था वहां पर भी टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वाइंड अप हो रही थी तो कैरेट डाउन नहीं लिखा था हमने, लास्ट में जो भी कैश या बैंक है उससे बैलेंस उसको कर दिया था। तो सेम यहां पर है, टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है सेम ऐसे टू कैश, सॉरी बाय कैश या बैंक अकाउंट अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आया है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और ये आपने वहां पर प्रिपेयर करके दिखाना है। लास्ट अकाउंट जो बनेगा दैट इज दी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपको बैलेंस शीट गिवन थी
क्योंकि हमने एसेट्स में, अगर आपने ध्यान से देखा था, मैंने एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक बैलेंस लिखवाया था। तो वो जो कैश या बैंक बैलेंस है उसको आपने उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देना है। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो आपने एसेट्स यहाँ पर रियलाइज किए थे उसकी क्रॉस एंट्री। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज्ड वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश या बैंक किया था उसकी क्रॉस एंट्री। और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर्स बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो ये बैलेंसिंग फिगर थे वो आ जाएंगे। अगर बाय साइड पे है तो वो टू साइड पे आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी चीजें हैं। और एक अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 लिखवाया था, अगर कोई पार्टनर का लोन दिया गया है उसको डायरेक्टली आपने कैश या बैंक अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा देना है। पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड पे भी हो सकता है। तो अगर एसेट साइड पे पार्टनर का लोन गिवन है तो कैश अकाउंट में किस साइड पे आएगा? पार्टनर लोन गिवन ऑन दी एसेट साइड, फर्म के लिए वो लोन रिसीवेबल है या पेबल है? रिसीवेबल है। एसेट्स आपके रिसीवेबल्स होते हैं या आपकी बिलोंगिंग्स होती है। ठीक है, तो पार्टनर से पैसा लेना है तो क्या एंट्री डालेगी फर्म? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो टू साइड पे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर ये आपको एसेट साइड पे दिया गया है। सेम ऐसे लायबिलिटी साइड पे, तो इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है किसी गिवन पार्टनर से, तो उसने पे ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक हो जाएगी। तो बाय साइड पे चली जाएगी उसकी एंट्री बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर ये चीज आपको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे दी गई है। और इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? ठीक है, अभी हमने जॉइंट वेंचर में किया था, जॉइंट बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता। तो सेम यहाँ पर भी कैश या बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है। ठीक है जी, तो ये 3 लेजर्स आपको बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें एसेट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट है, कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट्स है, और कैश या बैंक अकाउंट जिसमें हम कैश या बैंक की एंट्रीज को इंक्लूड करके दिखा देते हैं।